हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग का सामाजिक विज्ञान का मॉडल से नहीं, सामाजिक विज्ञान का जो आप लोग का परीक्षा हो गया है, सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितना सही किया है, उसको लेकर मैं आया हूँ। तो सारा का मैं हल करवा देता हूँ कि आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने फाइनल एग्जाम का सामाजिक विज्ञान के कितने आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। मिलाते रहिएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ। ठीक है, पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रवाद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर आ जाते हैं कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में हुआ था प्रथम विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरे नंबर में 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ये भी कदम उठाया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी बात सही है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे नंबर पर सवाल पे। चौथा नंबर है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा किस राज्य में है? तो वह भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवा नंबर में पाँचवा नंबर है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भारत कमीशन आया था ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, छठे पर आ जाते हैं कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण इनमें से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी से मौत के मुंह में चले गए थे? तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 आलू हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए। सातवां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। इसमें से एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान, इटली थी। तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन सा देश थे? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आठवां है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो किसकी भयानक गिरावट दर किए गए थे? तो उत्पादन में भी और रोजगार में भी गिरावट दर के, आय में भी। यानी कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9वां नंबर पे। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो बुनकरों को कच्चे कपास का सामना करना पड़ा इसलिए क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर। ठीक है, 10वें पर आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन था? तो उस समय सबसे गतिशील उद्योग था कपास और धातु था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, 11 पे आते हैं। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रण तकनीक चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 12वें नंबर पे। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था? गुलामगिरी किताब ही लिखा था ज्योतिबा फुले ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 13 नंबर में। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, इनके नाम क्या है? तो ये समाप्यता के आधार पर तो नवीकरण और अनवीकरण संसाधन होना है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से ओजोन मंडल का तापमान में भी वृद्धि हुई है, ओजोन परत कक्षा में भी वृद्धि हुआ, पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 15वें नंबर पे। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है कि पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। ये भी बात सही है। जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनती है। ये भी बात सही है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीनी विविधता के संरक्षित करता है। ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16वें नंबर पे। 16 हो गया। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है आरक्षित वन को। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17 पे। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है? तो किस कारणों से? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को मिलने से, ये भी बात सही है। रासायनिक अधिक प्रयोग से, ये भी सही बात है। कीटनाशकों को कृषि
कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों का उपयोग से, ये भी बात सही है, यानी कि इसका होना सही है आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 18वें नंबर में। 18 है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार की फसल कहलाती है। देखिए, तो जो मानसून आता है तो मानसून के साथ खरीफ फसल बोया जाता है। खरीफ फसल यानी कि धान, मकई, ये सब बोया जाता है। ठीक है, 19 पर आ जाते हैं। 19 में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो पवन और सौर ऊर्जा के लिए बहुतायत पाया जाता है तो वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं 20वें नंबर में। 20 है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई। जल और उर्वरकों के गलत प्रयोग से। ठीक है, तो ये तो जलाक्रांतता भी हो गया, लवणता भी हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, 21वें नंबर पे आ जाते हैं। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है। तो किस खनिज को माना जाता है, तो वो लौह अयस्क को माना जाता है। ठीक है, 22 नंबर आ जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है किसका, यूरेनियम और थोरियम का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 23 पर आ जाते हैं। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण तो मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालता है, पशुओं पर भी डालता है, पौधों पर भी डालता है, यानी कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 23 हो गया। 24 आ जाते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो हमेशा ताकतवर फ्रेंच भाषा के लोग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में। 25वें सवाल पे देखते हैं कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो इनमें से किन बातों को जोड़ा गया। तो इनमें किन बातों को जोड़ा गया, तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ये भी बात सही हो गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई, ये भी बात सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही है। ठीक है, 26 पे आ जाते हैं। 26 है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो ये अंकुश रखने वाला को कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखने का काम कौन करता है, वो तो कहता है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आते हैं 27 पे। 27 है, पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में। देखिए, परमाणु परीक्षण किया था पोखरण, जो पोखरण कहाँ पर है, वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, 28 पर आते हैं कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। समाज में अधिकतर विभाजन का मुख्य कारण होता है जन्म के आधार पर, क्योंकि जब जन्म होता है तो वो पता है, तभी तो वो डिसाइड हो जाता है कि वो किस जाति का है, और जाति की वजह से समाज में विभाजन होना ही होना होता है। ठीक है, 29 पे आ जाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है कि धर्म के बारे में सोचना, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 30 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे, अगर शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है, तो वह है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। देखिए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 32 पे आ जाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को बांटा जाता है वो स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उसका मालिक कौन होता है उस आधार पर। 32 हो गया है। 33 आ जाते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर रोजगार देता है तो वो होता है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। 34 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। तो दोहरा संयोग को वाली बात को खत्म किया कौन है, वो मुद्रा के प्रयोग ने। ठीक है, 35 आ जाते हैं कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, ये भी बात सही है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी सही बात है। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, यानी कि ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 35 हो गया है। अब आप लोग 36 का क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में इनमें से कौन सहायक होता है। तो ये कौन सहायक होता है, तो विदेशी निवेश। जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आती है, विदेशी निवेश करते हैं, इससे एक सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है। 37 पर आ जाते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है, रुकिए देखते हैं। 37 में है
37 क्वेश्चन देखते हैं। 37वां नंबर है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? देखो, उपभोक्ता आंदोलन का उदय होने का कारण अत्यधिक खाद की कमी, ये भी बात सही है। खाद्यान्नों की जमाखोरी भी बात सही है। और तीसरा नंबर खाद्य पदार्थों के खाद्य तेलों में मिलावट, ये भी सही कि 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से तभी सही आंसर है। ठीक है, 37 हो गया आपका। आ जाते हैं 38 पे। 38 देखिए, 38 क्वेश्चन क्या है? संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो ये कैसे बनाया गया? शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, और 39 देखिए, अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, 39 हो गया है हम लोग। और 40वां क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? देखिए, दबाव समूह का उपयोगिता या हित समूह ये क्या काम करते हैं? तो सरकार को सजग बनाए रखना, ये भी बात सही है। आंदोलन को सफल लिखा हुआ, आंदोलन को सफल बनाना, ये भी बात सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने 40 को 40 सवाल करवा दिया। आप लोग मिला के देखिएगा कि आप लोग का कितना सही हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।